कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री है क्या और ये कैसे काम करती है, मतलब ये पूरा आप आइडिएशन क्या है? इंडिया में जो लोग अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो लोग नहीं बना रहे हैं वो लोग ट्रेड करते हैं या वाइट लेबलिंग करते हैं। मैंने बहुत सारे लोग हैं जो केवल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और बहुत सारे ब्रांड के लिए उनकी ब्रांड के नाम के साथ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। नोएडा में बैठकर जितना आसान एक प्रोडक्ट को मुंबई के कस्टमर को सेल करना है, शायद कहीं उससे कहीं ज़्यादा आसान एक यूएस में बैठे कस्टमर को या कनाडा में बैठे कस्टमर को एक अपने प्रोडक्ट को बेचना भी उतना ही आसान है। एंड दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स। इसमें आप मैन्युफैक्चरिंग बोल रहे हैं या सिर्फ सेल के लिए बोल रहे हैं? कि मुझे मान लीजिए कि मैं कोई टॉयज़ बनाता हूँ, मुझे अमेरिका में सेल करने हैं, तो मुझे फ्लिपकार्ट, अमेजोन कैसे शुरुआत करनी है, और मेरे पास इन्वेस्टमेंट के नाम पे मुझे बताइए कि कितने पैसे होने चाहिए जब मैं काम शुरू कर सकता हूँ। तो ना तो प्रोडक्ट क्वालिटी पे आपका कंट्रोल रहा, ना आपकी पैकेजिंग क्या हो रही है उस पर कंट्रोल रहा, शिपिंग टाइमिंग पे कंट्रोल नहीं रहा, शिपिंग डिलीवरी जो डिलीवरी है डिलीवरी टाइमिंग पर भी कोई कंट्रोल नहीं रहा। और अगर ये कंट्रोल्स नहीं होंगे विच इज अ बेस ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस, तो आप कभी ई कॉमर्स बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे। दुनिया में दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक कोई उसे प्रोडक्ट को बनाता है और एक होता है कोई उस प्रोडक्ट को सेल करता है। पहले कुछ बाउंडेशन थी, लोग प्रोडक्ट बनाते थे किसी शहर में बेचते थे, किसी दुकान के जरिए, शोरूम के जरिए, या एक्सपोर्ट करते थे, शहर से शहर ले जाते थे। अब क्या हुआ, जब से ई कॉमर्स इंडस्ट्री आई है तब से ग्रेटर नोएडा में अगर कोई दुकानदार बैठा है, अगर कोई मैन्युफैक्चरर बैठा है जो प्रोडक्ट बना रहा है, वो अमेरिका में, ब्रिटेन में, कनाडा में, यानी कि दूसरे देशों में भी ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। ये पूरी इंडस्ट्री ई कॉमर्स इंडस्ट्री कहलाती है। और ई कॉमर्स को करीब से समझने के लिए और ये बताने के लिए कि अगर आप इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, या कुछ और सीखना चाहते हैं, या आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसको सेल करना चाहते हैं, तो आपको ये करना कैसे होता है। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत कुमार। भारत बिजनेस गाइड यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप, और यहाँ मैं बिजनेस से जुड़ी आपको हर चीज़ें बताता हूँ। आज है ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में, जिसको समझने के बाद आपको लगेगा कि ये काम मैं पहले क्यों नहीं कर रहा था। अगर आप बेरोजगार हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो भी आपके पास इसमें मौके हैं, या फिर अगर आप कोई प्रोडक्ट नहीं भी बना रहे हैं तो एज ए करियर आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री को चुन सकते हैं। तो आज मैं आपको एक अच्छी जगह लेकर आया हूँ, द ड्रॉप्सी के यहाँ। इनका ई कॉमर्स का बिजनेस है जो ग्लोबल सेलिंग के सेक्टर में काम करते हैं, और इसके फाउंडर हैं मिस्टर दया। मैं उनसे आपकी बात कराऊंगा। तो सबसे पहले स्वागत है दया जी आपका। पहला सवाल मेरा लोगों के लिए ये रहेगा कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री है क्या और ये कैसे काम करती है, मतलब ये पूरा आप आइडिएशन क्या है? आप कोई भी एक प्रोडक्ट बनाते हो और उस प्रोडक्ट को आपको ऑनलाइन सेल करना है, सिंपल शब्दों में यही ई कॉमर्स है। अब तक ये काम, अब तक से मेरा मतलब है हम 2026 में अभी बैठे हैं, पिछले कई वर्षों से ये काम इंडिया में होता आ रहा है। दुनिया में हो रहा है बट इंडिया में अपने लेवल पर हो रहा है। इंडिया में जो लोग अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो लोग नहीं बना रहे हैं वो लोग ट्रेड करते हैं या वाइट लेबलिंग करते हैं। मैंने बहुत सारे लोग हैं जो केवल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और बहुत सारे ब्रांड के लिए उनकी ब्रांड के नाम के साथ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और उन्हें मार्केट प्लेसेस जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, इस तरीके के मार्केट प्लेसेस के जरिए सेल करते हैं। किसी अपने जो कस्टमर्स किसी दूसरे शहरों में बैठे हैं उनको सेल करते हैं, या अपनी खुद की वेबसाइट के जरिए भी आप सेल कर सकते हो। अभी पिछले कुछ सालों से ये मार्केट केवल नेशनल न रहकर इंटरनेशनल बन गया है। अब जितना आसान एक प्रोडक्ट को, हम नोएडा में बैठे हैं, नोएडा में बैठकर जितना आसान एक प्रोडक्ट को मुंबई के कस्टमर को सेल करना है, शायद कहीं उससे कहीं ज्यादा आसान एक यूएस में बैठे कस्टमर को या कनाडा में बैठे कस्टमर को एक अपने प्रोडक्ट को बेचना भी उतना ही आसान है। एंड दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स। जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो मान लीजिए कि मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है, मैंने अभी 12वीं की है, ग्रेजुएशन की है, कुछ भी किया है, मुझे इस सेक्टर में काम करना है, तो मेरा एंट्री पॉइंट क्या है? क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे सिर्फ सामान बेचना है, सामान बनाना है, कैसे शुरू करता है कोई आदमी? जब हम एंट्री पॉइंट की बात कर रहे होते हैं ना, आप एक इंडिविजुअल हो, अभी आप ना प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानते हो, ना सेल कैसे होगा इसके बारे में जानते हो, इनफैक्ट आपके पास कोई प्रोडक्ट भी नहीं है, बट मैं ये जरूर कह सकता हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ कि आपका कोई इंटरेस्ट जरूर होगा। हो सकता है आपको इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो होते हैं वो बहुत पसंद होंगे,
हो सकता है आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत पसंद हो सकता है आपको किताबें बहुत पसंद हो सकता है आपको बेबी टॉयज बहुत पसंद हो सकता है आपको फैशन का बहुत सेंस हो, कुछ तो आपके अंदर होगा। तो सबसे पहले अपना वो इंटरेस्ट आप पहचानिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। आज की डेट में आप कोई भी ऐसा थॉट कि ये एक प्रोडक्ट बन सकता है और क्या ये ऑनलाइन सेल होगा, मैं ये बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सर्च करो, वो ऑनलाइन सेल हो रहा होगा। सो शुरुआत यहां से होती है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। क्यों मैं इंटरेस्ट पे इतना जोर दे रहा हूं? बिकॉज अगर आपके इंटरेस्ट का प्रोडक्ट है ना, तो जब आप प्रोडक्ट को डेवलप करने जाओगे तो वो बहुत बेहतर प्रोडक्ट बना पाओगे, कस्टमर की नीड्स को समझ पाओगे, उसके अकॉर्डिंग कि कस्टमर्स को कैसे बेनिफिट हो प्रोडक्ट डेवलप करोगे। तो सबसे बुनियादी शुरुआत कि आपको प्रोडक्ट के बारे में सोचना है कि मुझे सेल क्या करना है, कहां कर रहे हैं, वो सेकंड नंबर पर आता है। इसमें आप मैन्युफैक्चरिंग बोल रहे हैं या सिर्फ सेल के लिए बोल रहे हैं? कि मुझे मान लीजिए कि मैं कोई टॉयज बनाता हूँ और टॉयज की मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है, बनाता हूँ सेंस है कि मतलब मुझे टॉयज समझ में आते हैं, मैं समझता हूँ सेक्टर को, मुझे अमेरिका में सेल करने हैं, तो मुझे फ्लिपकार्ट अमेजोन कैसे शुरुआत करनी है, और मेरे पास इन्वेस्टमेंट के नाम पे मुझे बताइए कि कितने पैसे होने चाहिए जब मैं काम शुरू कर सकता हूँ। जब हम ये बात कर रहे हैं कि आपको अभी आपके पास कोई फैक्ट्री नहीं है, आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो, बट आपको ये थॉट आ गया कि भाई मुझे टॉयज सेल करने हैं, आप इंडिया में ग्लोबली सेल करना है, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। सबसे पहले प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। इंडिया में हजारों की तादाद में ऐसे मैन्युफैक्चरर ऑलमोस्ट हर सिटी में, इनफैक्ट हमारे ग्रेटर नोएडा में तो पूरी की पूरी टॉय सिटी है, जहां इस ऑफिस में जहां बैठ के हम शूट कर रहे हैं, यहां से हार्डली 4 किलोमीटर दूर पूरी की पूरी टॉय सिटी है, जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर बसाई है। सो मेरा कहने का मतलब है ऑल ओवर इंडिया हजारों सप्लायर्स मैन्युफैक्चरर ऐसे मिलेंगे जो आपको आपके ब्रांड नेम से टॉय बना के दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारा नाम ड्रॉप्सी है, मुझे ड्रॉप्सी के नाम से टॉय बनाना है, मैं किसी एक मैन्युफैक्चरर को अप्रोच करूंगा, हालांकि हम बाद में ये बात करेंगे कि अप्रोच कैसे करते हैं। मैंने किसी को अप्रोच किया कि भाई मुझे मेरे ब्रांड नेम के साथ टॉयज बनाने हैं। हर एक मैन्युफैक्चरर का अपना एक एमओक्यू होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। मान के चलते हैं कि किसी एक मैन्युफैक्चरर का एमओक्यू है कि मैं एक प्रोडक्ट एक डिजाइन का 100 पीस बनाऊंगा, बट उस प्रोडक्ट पर वो अपनी ब्रांडिंग कर देंगे। लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल, ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे उसकी नाम लिखा हुआ है, ब्रांड का नाम है। अगर ये ब्रांड का नाम नहीं होता तो ये रैंडम प्रोडक्ट होता, बट ये ब्रांड का नाम है, दैट मींस ये इस ब्रांड का प्रोडक्ट हो गया। इसी तरीके से अगर आप किसी भी मैन्युफैक्चरर से बात करते हो और उन्हें ये बोलते हो कि इसको व्हाइट लेबलिंग या प्राइवेट लेबलिंग बोलते हैं, कि मैन्युफैक्चरिंग कोई और कर रहा है, बट वो जब पैकिंग करेंगे या प्रोडक्ट बनाएंगे उस पर आपके ब्रांड का नाम होगा जो आप बताओगे। डिपेंडिंग ऑन कि आपको इंडिया में छोटे से छोटे मैन्युफैक्चरर्स और बड़े से बड़े मिल जाएंगे जिनका एमओक्यू लेस देन 50 पीस से लेकर 50,000 पीस तक भी होता है। डिपेंड करता है कि आपकी पॉकेट कितना अलाउ कर रही है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह भी डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपने पिक किए हैं। मान के चलो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको 50 पीस बनवाने हैं, आपको अपना ब्रांड लॉन्च करना है। आप कहते हो कि मैं पहले केवल 5 प्रोडक्ट बनाऊंगा और मार्केट में लॉन्च करूंगा, तो 5 प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितना चाहिए? 250 बस, अगर 50 पीस वाला है। लेकिन वही आप कहते हो कि मैं डे 1 से ही 50 प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करूंगा, फिर आपको 2,500 पीसेस चाहिए। सो दैट डिपेंड ऑन योर सेंस ऑफ बिजनेस और आपकी पॉकेट कितना अलाउ कर रही है। मार्केट में तो ऐसे लोग भी हैं जिनके पास केवल एक प्रोडक्ट है। डाबर को हम कब से सुनते आए हैं, रुआवजा हर आदमी पीता है, एक प्रोडक्ट है कंपनी के पास और करोड़ों की वैल्यूएशन की कंपनी है। सो मार्केट में आज भी ऐसी कंपनियां मौजूद हैं जो एक प्रोडक्ट के सहारे और शायद कुछ 10, 20, 50, 100, 200 करोड़ का बिजनेस कर रही हैं। तो ये हमारे विजन पे डिपेंड करता है कि हम क्या चूज करते हैं और कैसे उसको एग्जीक्यूट करने का प्लान कर रहे हैं। तो जैसे डाबर के पास तो बहुत सारी प्रोडक्ट रेंज है, तो आप किसी सिंगल उसकी बात कर रहे थे, तो क्या जब मैं शुरू कर रहा हूँ ई कॉमर्स बिजनेस और मैंने टॉय से शुरू किया, तो मुझे वो खरीद के अपने पास लेके आने हैं, तो मुझे वो सारा पैसा उस डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी को देना है और अपने पास रख लेने हैं, या जब, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ई कॉमर्स तो इंटरनेट से काम करता है, कि मैंने लेट्स से कि किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चुना, उस पर अपनी प्रोडक्ट रेंज लगा दी, तो ऑर्डर वहीं से चले जाएंगे या मुझे पहले वो खरीद के रखना पड़ेगा? सबसे पहला यह है कि आप जब ऑर्डर प्लेस करोगे तो वो जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो आप अपने वेयर हाउस में लेकर आओगे, क्योंकि वहीं से शिप होने वाला जो कंसेप्ट है वो वर्क नहीं करता।
होता ये भी है, इंडिया में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि प्रोडक्ट हमारे पास है, आप ऑनलाइन सेल करो, ऑर्डर आएगा तो हम फुलफिल कर देंगे। बट वहाँ पर फिर बहुत सारे ऑपरेशनल चैलेंजेस आते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी पे आपका कंट्रोल नहीं रहता। किसी भी मार्केट प्लेस के जरिए अगर आप प्रोडक्ट शिप कर रहे हो, सबकी अपनी एक मिनिमम टाइमलाइन है कि ऑर्डर आने के बाद विद इन इतने टाइम ड्यूरेशन आपको शिप कर देना है, बिकॉज आजकल सबको प्रोडक्ट जल्दी चाहिए। इनफैक्ट डिलीवरी की भी टाइमलाइन है कि अमेजोन पर अगर आप ऑर्डर करते हो, एवरीवन इज ऑर्डरिंग, तो आपको दिखा देता है कि अगर मान लो ऑर्डर किया है कि 5 दिन बाद ऑर्डर डिलीवर होगा, तो कितने दिन के अंदर डिलीवर करना है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता, क्योंकि कोई और आपकी शिपिंग को हैंडल कर रहा है, कोई और आपकी पैकिंग को हैंडल कर रहा है, कोई और आपके प्रोडक्ट को हैंडल कर रहा है। तो ना तो प्रोडक्ट क्वालिटी पे आपका कंट्रोल रहा, ना आपकी पैकेजिंग क्या हो रही है उस पर कंट्रोल रहा, शिपिंग टाइमिंग पे कंट्रोल नहीं रहा, शिपिंग डिलीवरी जो डिलीवरी है डिलीवरी टाइमिंग पर भी कोई कंट्रोल नहीं रहा। और अगर ये कंट्रोल्स नहीं होंगे, विच इज अ बेस ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस, तो आप कभी ई कॉमर्स बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे। सो सही तरीका ये है कि आज प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किए, किसी मैन्युफैक्चरर से बनाए और उसे लेके आप अपने वेयर हाउस आ गए, और अब जब आप वो ऑर्डर ऑनलाइन सेल करोगे तो इधर आप अपने यहां से शिप कर सकते हो, या बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो प्रोडक्ट उठा के आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेसेस को खुद दे दो उनके वेयर हाउस में रखने के लिए। तो जब हम एंट्री पॉइंट की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ वो हुआ कि मैंने ऑर्डर दिया और ऑर्डर क्वांटिटी बन के रेडी हो गई और मैंने उसको वेयर हाउस में ले लिया। सो इसमें जब हम एक कॉस्टिंग निकालेंगे, तो टॉय की जब हम बात कर रहे थे, तो हो सकता है किसी का काम 50,000 से शुरू हो जाए, हो सकता है किसी को कोई अपनी प्रोडक्ट ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स में रखता है तो शायद उसका रेंज ज़्यादा जाएगा, या कोई ऐसा रखता है कोई हेल्थ के प्रोडक्ट बनाता है तो उसका रेंज अलग जाएगा। तो जो एक बेसिक एवरेज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट निकालेंगे तो कितने से शुरू हो सकता है, और इसके बाद फिर वो कौन सा स्टेप आएगा जब मुझे और पैसे लगाने हैं? बिजनेस की शुरुआत करने के लिए इन्वेस्टमेंट आपको कम ही चाहिए। आपके पास बेयर मिनिमम 50,000 1 लाख रुपए भी है तो भी आप इजीली शुरू कर सकते हो। और केवल प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं है, सबसे पहले प्रोडक्ट आपने खरीदा, मान के चलते हैं आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, अब बिजनेस शुरू करना है, तो आपने पहले सोचा कि 50,000 रुपया प्रोडक्ट में लगाओगे, तो 50,000 के प्रोडक्ट्स बने, इंक्लूडिंग पैकिंग में मान के चल रहा हूँ 50 बचे। 50 में उस प्रोडक्ट की इमेजेस फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी होगी जो आपको अपलोड करना है, बिकॉज ऑनलाइन में जो दिखेगा वही बिकेगा। अगर आपका प्रोडक्ट और वीडियोस अच्छे नहीं है, सेल्स ही नहीं आएगी। तो प्रोडक्ट की फोटोग्राफी, इन्फोग्राफिक्स बनाना, जब आप अमेजोन या इस तरीके के मार्केट प्लेसेस पर सर्च करते हो तो वहां पर सिंपल प्लेन फोटोग्राफ्स के अलावा, प्रोडक्ट के फोटोग्राफ्स के अलावा कुछ फीचर्स वाले फोटोग्राफ्स डेमो भी मैंने देखे, कई बार डेमो भी होते हैं, तो उन्हें हम इन्फोग्राफिक्स बोलते हैं। इन्फोग्राफिक्स के लिए आपको चाहिए, आपको यूजीसी वीडियोस भी बनवानी है, उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए। एंड एट द एंड जब आप सेल करने जाओगे तो आपको कुछ पैसा इसलिए भी रखना है कि अगर मुझे ऐड चलाना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, वो भी आपके पास होना चाहिए। तो कई सारे सेगमेंट में वो इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ता है। शुरुआत आप कम से कर सकते हो, बट यकीन मानो अगर आपको बड़ा बिजनेस बनाना है तो इन्वेस्टमेंट लगेगा। इधर आप बहुत स्लो ग्रो करोगे, बट एटलीस्ट शुरू कर सकते हो आप। अब मैंने मान लीजिए जब मेरे पास आ गए, अब हम सेकंड और फेज तक पहुंच चुके हैं, जब आप कह रहे हो लिस्टिंग हो गई। लिस्टिंग होने के बाद मेरा प्रोडक्ट बिकेगा तो मुझे कौन सी स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि टॉयज तो और कोई भी बेच रहा होगा ना उस प्लेटफॉर्म पे, सेम टॉयज होंगे, शायद मेरा किसी ब्रांड से होगा। जैसे मान लीजिए हम घड़ी खरीद रहे हैं तो ना मैं घड़ी सेल करता हूँ, तो सेम ऑलमोस्ट उसी रेंज की एक घड़ी होगी। कैसे मुझे ये तय करना पड़ेगा कि मैं अपनी प्राइस रेंज किस रेंज में रखूं ताकि मुझे प्रॉफिट भी निकल आए मेरा, और शायद लोग मुझे ज़्यादा खरीदें दूसरे ब्रांड के मुकाबले? प्राइमरी तौर पे प्राइस रेंज तो आपके अपने कॉस्टिंग से पता चलती है। आपने एक प्रोडक्ट को 50 रुपीज़ में बाई किया, उस पर आप शिपिंग कैलकुलेट करोगे, उस पर आपके जो अदर एक्सपेंसेस हैं, जैसे अमेजोन का कमीशन हो गया। अगर अमेजोन पर कोई प्रोडक्ट आप 500 रुपये का सेल करते हो, अमेजोन का एक सर्टेन कॉस्ट है कि कितना कमीशन अमेजोन लेगा, एक सेपरेट शिपिंग कॉस्ट है। तो पहले आप अपनी कॉस्ट देखो, जिसको COGS बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि वो कितना है, आपको एक प्रोडक्ट पड़ कितने में रहा है सेल करने के लिए, और उसके बाद आप कितना मार्जिन रखोगे। पहला तरीका ये है। दूसरा, सेम कैटेगरी सेम तरीके का प्रोडक्ट, बिकॉज ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका प्रोडक्ट यूनिक नहीं होगा। जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उस तरीके का कोई ना कोई प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे होंगे, तो कंपटीशन को देखना पड़ेगा। करेक्ट। तो वो उन्होंने किस प्राइस पॉइंट पर पोजीशन किया हुआ है, फिर आप उसे देखो कि कितने प्राइस पॉइंट पर है, और उसके बाद अपनी सेल्स कॉस्ट को
डिसाइड करो। तो अब हमने 50,000 का स्टॉक रख लिया, लिस्टेड कर लिया और सेल आने लगी। अब उसको बिजनेस को मुझे बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बड़ा करने के लिए तो बिजनेस को सेल्स ही चाहिए आपको। अगेन कि जिस कॉस्टिंग पर हम बात कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कैप हम लेके चल रहे हैं, पहले तो मैं ये बता दूं दर्शकों को, ये एग्जाम्पल के लिए है, राइट? बिकॉज 1 लाख से जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बिजनेस शुरू तो हो सकता है, बट उसे बड़ा बनाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा। अब अगेन आप इसको ऐसे समझ लो कि आपने 1 लाख रुपए लगाए, 50,000 रुपए के ही प्रोडक्ट हमने बाय किए थे। अगर 50,000 रुपए के 200 प्रोडक्ट्स आए एग्जाम्पल के लिए, तो आपके मैक्सिमम सेल्स कितनी आ सकती है? 250 तो बिकेंगे नहीं, 200 ही आएंगे। और सारे बिक गए तो उस सिनेरियो में ना, फिर आपको दोबारा चाहिए 20 प्रोडक्ट बिके, करेक्ट, तो 20 का ही मार्जिन आएगा, उसमें से कमीशन चला जाएगा, वो भी चला जाएगा। और दूसरा कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी भी हम लगाएं कि हमारा 100% सेल प्लानिंग सब कुछ अच्छा है तो भी सेल हो गया, 200 ही तो सेल होंगे। तो बढ़ाने के लिए आपको सिंपल ये करना है कि जब आपको ये पता लग जाए कि एक प्रोडक्ट मार्केट में अडेप्ट कर लिया गया है, ये कभी नहीं होता कि आपके अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल के 20 SKU हैं और 20 के 20 SKU चलेंगे, कभी नहीं होगा। SKU जब आप कह रहे थे क्या होता है? SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है वैसे तो, बट एक यूनिक कोड एक प्रोडक्ट के लिए, राइट? तो आपके पास 20 प्रोडक्ट्स हैं तो उनका एक कोड होगा जिसे हम SKU बोल रहे हैं कि आपके पास 20 SKU हैं। अब 20 में से लेट्स सपोज कि 5 बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो जब सेकंड फेज की आप इन्वेंट्री बनाओगे फिर आपको वो 5 की इन्वेंट्री ज्यादा बनानी है और फिर आपको प्रोजेक्ट करना है कि 1 महीने के अंदर या एक सर्टेन ड्यूरेशन के अंदर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कितना वॉल्यूम सेल आउट हो सकता है। टेक एन एग्जांपल, मैं आपको बताता हूं। ये आप प्रोडक्ट दीजिए निकोनी, दिस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट अमेजॉन इंडिया पे सेल होता है, राइट? ये बॉम्बे बेस्ड कंपनी है। अगर कोई भी व्यूअर इसे देख रहा है तो निकोनी नाम से सर्च कर सकता है। इस सेम प्रोडक्ट जो मेरे हाथ में लग रहा है, ये प्रोडक्ट 1 महीने में लगभग कुछ 10 से 12,000 सेल आउट होता है अमेजॉन पर, सिंगल प्रोडक्ट। तो अगर ये कंपनी इसके केवल 1,000 पीस ही बनाएगी, बट इस प्रोडक्ट की कैपेसिटी है 1 महीने में 10,000 सेल होने की, तो हम कैसे फुलफिल नहीं कर पाएंगे, डिमांड फुलफिल नहीं होगी। अगर आज की डेट में ये 1 महीने में 10,000 सेल हो सकता है कि इस पर थोड़ा और फोकस किया जाए तो ये 15 भी हो सकता है, बिकॉज प्रोडक्ट अच्छा है। तो एक बार जब आपको ये पता लग जाए कि आपके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और उसकी मंथली वॉल्यूम कितनी आ सकती है, आपको उतना बड़ा लॉट बनाना पड़ेगा और फिर आपको थोड़ी इन्वेंट्री तो अपने पास भी रखनी पड़ेगी ना, कि जरूरी नहीं कि आप जितने पीस आपने रजिस्टर किए हैं, जितने ऑर्डर किए हैं, थोड़ा सा बचा के रखना पड़ेगा। अगर सारे सेल आउट हो गए तो आपको फटाफट उस पर अपलोड करने पड़ेंगे। वो तो ऐसा नहीं कि आप 4 दिन बैठ गए और सारे बिक गए, नहीं। यहाँ पे एक रूल काम आता है कि जो भी आपकी इन्वेंट्री है, वेदर वो आपके पास है या अमेजॉन FBA में है या वॉलमार्ट के वेयरहाउस में है, फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आपकी इन्वेंट्री 60% सेल आउट हो जाए, आपको नेक्स्ट PO दे देना चाहिए कि मेरे और प्रोडक्ट बन के आएंगे। बिकॉज अगर अगले 15 दिन में आपकी सारी इन्वेंट्री लिक्विडेट हो जाएगी तो उस 15 डेज में आपके पास नया लॉट रेडी होना चाहिए जो आप वापस FBA करोगे या वेयरहाउसिंग करोगे, अपने पास रखोगे, ताकि कभी भी इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक नहीं होनी चाहिए। तो ये एकदम वैसे ही काम करता है। आप मान के चलो कि आपकी गाड़ी चल रही है, एक बार रुक गई तो वापस दोबारा से दम लगाना पड़ेगा ना चलाने के लिए, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एक प्रोडक्ट जो सेल हो रहा है, अगर ये 2 दिन भी आउट ऑफ स्टॉक रह गया, प्रोबेबली इसकी रेटिंग डाउन हो सकती है, इसकी जो ऑर्गेनिक ग्रोथ हो चुकी होगी वो डाउन हो सकती है, और जब आप 2 दिन बाद इसको वापस रिस्टॉक करोगे तो दैट इज फॉर श्योर कि आपको थोड़ी ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी, दोबारा से पिक करना पड़ेगा उस मार्केट को, उस सिनेरियो को जो चल रहा था। तो वो नहीं होना चाहिए। तो आप जैसे एक वेबिनार करते हैं, मैं उस वेबिनार का हिस्सा रहा हूं, जिसमें आप लोगों को ये बताते हैं कि उसमें 2 चीजें मुझे जो समझ में आई जो वेबिनार करते हैं कि पहला ये काम कैसे शुरू करना है, दूसरा आपके साथ जुड़ के काम कैसे शुरू करना है। तो जो लोग होते हैं उनकी मैं एक्चुअल क्वेरी आपसे समझना चाहता हूं कि उनके मुश्किल सवाल या मेन सवाल या उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है जब वो पहली बार इस बिजनेस में उतरने के बारे में सोच रहे होते हैं। हमारा एज ड्रॉपसी जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि दुनिया में बैठे प्राइमरली इंडियन सेलर्स वो ग्लोबली अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करेंगे। चलो मैं आपसे एक यहाँ पर क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपका एक शिपमेंट आप नोएडा में सेल कर रहे हो, एक ऑर्डर आया चेन्नई से, चेन्नई पहुंचने में कितना टाइम लगेगा एक प्रोडक्ट को डिलीवर कराने में? मुझे लगता है 3 दिन, राइट? हाँ, मैं कहता हूं कि मैं 3 दिन में US से अगर कोई ऑर्डर आएगा मैं वहां पर भी डिलीवर करा सकता हूं। तो क्या डिफरेंस रहा इंडिया में और
ग्लोबल कंट्रीज में सेल कर और रहे हैं। यहाँ पे जब हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो वो कितना 2 से 3 गुना बढ़ गया, आपके मार्जिन्स बढ़ गए। और सबसे बड़ी बात जो बढ़ी यहाँ पर वो ये कि जब आप ग्लोबली सेल करते हो आपके पास 100% ऑर्डर प्रीपेड होते हैं। इंडिया में मोर देन 90% ऑर्डर्स कैश ऑन डिलीवरी होते हैं, जिसकी वजह से आरटीओ बहुत बढ़ता है। आरटीओ मतलब रिटर्न टू ऑफिस या रिटर्न टू ओरिजिन होता है। ऐसे ऑर्डर्स जो कस्टमर ने ऑर्डर तो किए बट वो डिलीवरी होने से पहले ही लौट आए। अब उसके रीजन अलग है, कस्टमर ही नहीं मिला, कस्टमर ने जब वहां पहुंचा ऑर्डर तब कैंसिल कर दिया कुरियर बॉय से कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, या कोई रॉन्ग एड्रेस निकला, या फोन नंबर ही नहीं लगा। यानी कि अटेम्प्ट तो किया कुरियर कंपनी ने बट वो डिलीवरी नहीं हुआ। और ऐसी ऑर्डर्स की तादाद अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग होती है, बट एवरेज निकालोगे तो 25 से 30% होती है इंडिया में। तो हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ड्रॉपसी में कि अगर आप इंडिया के एक इंडिविजुअल सेलर हो, बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल हो, कोई भी हो, एक हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, आपको ग्लोबल सेल करना है तो आपको एंड टू एंड बताना कि कैसे करोगे, आपके हैंड होल्ड करना और आपके पूरे एग्जीक्यूशन में प्रोसेस में हेल्प करना। नाउ मैक्सिमम पीपल यहां पर गलत तरीका चूज करते हैं, बिकॉज सी अगेन सेल करना आसान है बट सही तरीके से सेल करना इज लिटिल डिफिकल्ट। डिफिकल्ट नहीं कहोगे बट वो आपको पता होना चाहिए। तो जो गलत तरीका जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या गलत तरीका होता है? गलत तरीका ये है कि मान लो आप रैंडम प्रोडक्ट सेल कर रहे हो कि चाइना से प्रोडक्ट लिए या सदर बाजार चले गए, आप प्रोडक्ट ले आए और आपने सेल करना शुरू किया। अब वहां पर क्यों ये गलत तरीका है कि हर बार आपको सेम प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई कंट्रोल आपका नहीं है, उस पर कोई ब्रांड नहीं है आपका, तो आप जेनेरिक में सेल करोगे। अमेजोन पर जब आप सर्च करोगे, कोई भी आप भी सर्च करोगे तो ऊपर या तो ब्रांड नेम लिखा होगा या जेनेरिक लिखा होगा। जेनेरिक प्रोडक्ट्स पर लोगों का भरोसा नहीं है। हाँ, आपके लिए मैं ये पूछ रहा था कि आप जब बाय करते हो कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन, आपके लिए रेटिंग रिव्यूज कितना मायने रखते हैं? मेरे लिए बहुत मैटर करती है। मैं पर्सनली बताऊं, मैं जब भी खरीदारी करता हूं तो मैं 2-3 फिल्टर तो लगाता हूं। एक फिल्टर उसमें होता है कि 4 से तो ऊपर ही हूं। दूसरा एक मैं जरूर देख लेता हूं कि नंबर ऑफ रिव्यूज थोड़े ठीक हो, मतलब ऐसा लग रहा हो कि कम से कम 500, 1000 या कुछ ऐसा प्रोडक्ट हो जो बहुत ज़्यादा सेल होता है तो उस पर 10,000, 12,000 अगर रिव्यूज़ हो तो 4 से नीचे नहीं रखता। और ये मतलब मेरा बेसिक बाइंग तो जो पैटर्न है। पहली गलती की हम बात कर रहे थे कि जब आप रैंडम प्रोडक्ट मार्केट से लाके डालोगे या चाइना से इंपोर्ट करके डाल दोगे, उस प्रोडक्ट पर रेटिंग रिव्यूज तो होंगे नहीं। जेनेरिक का है, हाउ यू विल सेल? ऑफ कोर्स 2, 4, 10 ऑर्डर आ सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, हर कस्टमर उतना एजुकेटेड नहीं है, अवेयर नहीं है, तो वो ऑर्डर कर देंगे। बट क्या उससे बिजनेस बना? नहीं। दूसरा तरीका कि जब आपके पास आपका प्रोडक्ट नहीं है, बिकॉज इधर कि आपके पास अपना प्रोडक्ट होना चाहिए, बट अगर वो नहीं है तो आप मान के चलो कि ये कोई ब्रांड है, आप इस ब्रांड के प्रोडक्ट को आपने कॉपी किया इंडिया में, इनकी इमेजेस ले ली, इनकी वीडियोस ले लिया और जेनरिक में लिस्टिंग कर दी इस ब्रांड का प्रोडक्ट। तो जब कस्टमर देखेगा, भले ही इस नई लिस्टिंग पर रेटिंग रिव्यूज नहीं होंगे बट उसको ब्रांड का नाम तो पता हो सकता है ना, मे बी आपको ऑर्डर आ जाए और कंपनी में उसको सू कर सकती है। करेक्ट, मैं उसी पर आ रहा हूं। अब जिस दिन कंपनी को ये पता चलेगा कि आप उनकी बिना परमिशन के उनके प्रोडक्ट को किसी भी मार्केट प्लेस पर सेल कर रहे हो, तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड, मैं अमेजोन पर स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, इन्फ्रिंजमेंट। वो एक इन्फ्रिंजमेंट मार्क करेंगे और आपके ऊपर केस होगा अमेजोन की तरफ से और आपके अकाउंट को तत्काल प्रभाव से इनएक्टिव और सस्पेंड कर दिया जाएगा। उस सूरत में मान के चलो, क्योंकि किसी भी मार्केट प्लेस का पैसा तुरंत नहीं आता, 15 से 20 दिन के बाद आता है, जो भी आपने सेल करी हो। मान के चलो कि महीने में आपने 1 तारीख को बिजनेस शुरू किया, 1 से 15 तारीख तक आपने 20,000 रुपए की सेल करी इस तरीके से चोरी वाले प्रोडक्ट के साथ बिना परमिशन के, और 20 तारीख को ब्रांड को पता लग गया, ब्रांड ने इन्फ्रिंजमेंट का केस डाला, तब तक आपके पैसे तो आए नहीं होंगे क्योंकि सेल्स का पैसा आपके सर्टेन टाइम के बाद आएगा। और जैसे ही आपका अकाउंट ब्लॉक होगा, इनएक्टिव होगा, सस्पेंड हो जाएगा, वो सारा पैसा जो अब तक आपने सेल्स किया है वो भी ब्लॉक हो जाएगा और वो कभी नहीं मिलेगा। इधर कि आप ये प्रूफ दो अमेजोन को कि आप ये प्रोडक्ट ब्रांड की परमिशन के साथ कर रहे थे और मेरा ओरिजिनल प्रोडक्ट, हाँ, जिसको ब्रांड ऑथोराइजेशन कहते हैं इन टर्म ऑफ ई कॉमर्स, जिसके लिए ब्रांड ऑथोराइजेशन लेने के लिए 3 तरीके होते हैं। पहला कि आपने ब्रांड से डायरेक्टली प्रोडक्ट बाय किया होगा तो आपके पास इनवॉइस होगा, या आपने ब्रांड के किसी ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट बाय किया होगा तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर का इनवॉइस होगा।
नंबर 1। नंबर 2, आपके पास LOA होगा, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, जो ब्रांड अपने लेटर हेड पे देता है लिख के कि आई एम ऑथराइजिंग दिस पर्सन योर बिजनेस का नेम, कि आप मेरे नाम से मेरे प्रोडक्ट को इस मार्केट प्लेस पर सेल कर सकते हो। इधर आपके पास वो हो, वो भी नहीं है तो तीसरा तरीका है कि जो भी Amazon पर अकाउंट होता है आपका, उस अकाउंट का एक मर्चेंट टोकन होता है, एक यूनिक ID। वो मर्चेंट टोकन जो ब्रांड है, उस मर्चेंट टोकन को अलाउ करेगा इन द बैक एंड ऑफ Amazon, उसको ब्रांड रजिस्ट्री पेज बोलते हैं, वहां पर अलाउ करेगा कि ये मर्चेंट टोकन जिस भी अकाउंट का है उसे मैं अलाउ करता हूं अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो इन 3 तरीकों से अगर आप में से किसी एक तरीके से आपने अगर ऑथराइजेशन नहीं लिया हुआ तो ये भी एक गलत तरीका है। तो ये जानने से ज्यादा जरूरी कि क्या करना चाहिए, कई बार सेलर्स को ये नहीं पता होता कि क्या नहीं करना चाहिए। इंडिया में हर रोज मेरे पास जितनी भी क्वेरीज आती हैं, लाइक हम गुजरात गए हैं, मुंबई गए हैं, हमने IIT दिल्ली में अपने इवेंट किए हैं, ऑफलाइन इवेंट्स किए हैं, IIM और नोएडा में किए हैं, हमारे पास ये क्वेरी ज्यादा आती है कि सर मेरा इन्फ्रिंजमेंट में सस्पेंड हो गया, क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, सिंपल ये है कि आप अवेयर होइए। उन्होंने इन 3 में से कोई ना कोई गलती की होगी, कोई ना कोई किया। गलती सिर्फ एक ही की है कि एक ब्रांड के प्रोडक्ट उनके बिना परमिशन के आपने सेल करना शुरू किया है। ये नहीं करना, ये गलत तरीका है। मतलब मैं बाजार से कोई रैंडम प्रोडक्ट खरीद के उसको अपने नाम से अपने अकाउंट से नहीं बेच सकता। बेच सकते हो, धंधा नहीं बना सकते। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सेल नहीं कर सकते, पॉइंट ये चल रहा है, बात ये चल रही है कि क्या बिजनेस बना पाओगे। आपने सेल करना शुरू किया, 1 महीने कराए, किस्मत रही 2 महीने कर दिया, राइट, 3 महीने, तीसरे महीने पता चल गया आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, क्या करोगे? बिजनेस बना, पैसे भी गए, नहीं बनाना। कई लोग इसमें ओकेजनली बिजनेसमैन होते हैं। ओकेजनली क्यों? जिनको पार्ट टाइम बोलते हैं कि भाई अभी राखी आ रही है, राखी लाई, राखी सेल कर दी, फिर बिजनेस खत्म। दिवाली आएगी, लाइट सेल करना शुरू कर देंगे, दिए सेल करना शुरू कर देंगे ऑनलाइन, वो खत्म, वो भी खत्म। फिर वैलेंटाइंस डे आएगा, उसके रिलेटेड को सेल करना शुरू कर देंगे, न्यू ईयर पे उससे रिलेटेड को सेल करना शुरू कर देंगे। तो साल में 3-4 बार वो पार्ट टाइम बिजनेसमैन बनते हैं, ओकेजनल सेलर्स हैं, वो भी धंधा नहीं हुआ। तो धंधा तो तब होता है ना जब आपने शुरू किया एक बिजनेस बनाना और उसे आप सर्टेन लेवल तक स्केल कर रहे हो और उसमें पोटेंशियल है स्केल होने का, तब वो बिजनेस बना। तो बिजनेस बनने का सही तरीका ये है जो ड्रॉपसी आपको बता रहे हैं। ड्रॉपसी मैं आपको अगर थोड़ा सा बताना चाहूँ, ड्रॉपसी से पहले मैं सर आपसे एक सवाल पूछूंगा कि वो जो क्वेरीज वाले पे हम बात कर रहे थे, जैसे जब वेबिनार में क्वेरी आते हैं नए लोगों की, जैसे बहुत सारे नए लोग हमको जब देखेंगे उनको लगेगा कि मुझे अपना बिजनेस शुरू कर रहा है, तो वो मैक्सिमम क्वेरी किस बात की होती है? देखो 3-4 डर होते हैं मेनली। सबसे पहले उनको एक क्वेरी होती है कि भाई मैं जो प्रोडक्ट पिक करूंगा क्या वो सेल होगा। ऑफ कोर्स बहुत बड़ा फियर है कि जो मान लो ये बुक्स हैं, एक ब्रांड है नोएडा का ही है, एम्पल प्रेस, किड्स की बुक्स बनाता है, ऑल ओवर वर्ल्ड इनकी बुक सेल होती है। कोई भी जाके अमेजोन पे सर्च कर ले, इंडिया, US, कनाडा, UK, यूरोप, UAE, हर जगह सेल होती है। मान के चलो सबसे पहला डर कि मैं जो प्रोडक्ट पिक कर रहा हूँ, मान लो मैंने डिसाइड किया कि मैं ये प्रोडक्ट पिक करूंगा, इस ब्रांड के साथ मिलकर पिक करूंगा, या मैं अपना खुद का एक प्रोडक्ट बनाऊंगा, तो क्या वो सेल होगा? पहला डर। दूसरा जो कंप्लायंसेस का डर है कि मुझे नहीं पता। जब हम इंटरनेशनल सेलिंग की बात कर रहे होते हैं, ग्लोबल सेलिंग की, कंप्लायंसेस कई लेवल पर आते हैं। सबसे पहले अकाउंट लेवल पर आएंगे कि अमेजोन पर आपको ग्लोबल सेल करना है इंडिया से, आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जिसमें कंप्लायंसेस चाहिए, टेक एन एग्जांपल, मैं अगेन इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, ये आपके पास एक प्रोडक्ट्स रखा हुआ है, दिस इज ऑल्सो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में कंप्लायंसेस आएंगे। इंडिया में भी आपको लाइसेंसेस चाहिए, इसको सेल करने के लिए किसी दूसरी कंट्री में मान लो FDA चाहिए, वहाँ का जो फूड सप्लीमेंट डिपार्टमेंट होता है वो चाहिए। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी केमिकल्स हैं, उसकी डिटेल रिपोर्ट के लिए MSDS एक रिपोर्ट होती है, वो आपके पास होनी चाहिए। एक नॉन DG सर्टिफिकेट होता है जो नॉन डेंजरस गुड्स को शो करता है कि जैसे परफ्यूम है, परफ्यूम में अल्कोहल होता है, विच इज अ फ्लेमेबल आइटम। एयरलाइन से उसको शिप करना बहुत मुश्किल है जब तक आप नॉन DG नहीं दोगे। नॉन DG मतलब यू गिविंग अ सर्टिफिकेट अगेंस्ट दैट प्रोडक्ट कि ये प्रोडक्ट में हार्मफुल नहीं है, उसमें आग नहीं लगेगी, क्योंकि अल्कोहल फ्लेमेबल हो सकता है बट परफ्यूम में बहुत कम मात्रा में अल्कोहल है, वो नहीं चलेगा। तो द पॉइंट इज कंप्लायंसेस लेवल पर डर होते हैं उन्हें। फिर एक डर उनका ये कहता है कि हम जब एक्सपोर्ट करने जाएंगे तब भी तो कुछ रूल्स लगेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी तो कुछ रूल्स होंगे कि आपको एक प्रोडक्ट को किसी दूसरे कंट्री में भेजना है, तो ऐसा क्रॉस बॉर्डर सेल्स से बोलते हैं, राइट। ई कॉमर्स की भाषा में इसे रिटेल एक्सपोर्ट भी बोलते हैं। एक बल्क एक्सपोर्ट है जो
कंटेनर्स के साइज में हो रहा है जो सदियों से चला आ रहा है, ये अभी कुछ सालों से इजाद हुआ है, पिछले 4-5 सालों से, मतलब पहले भी था बट अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो उस लेवल पर क्या चैलेंजेस आएंगे कि आप शिपिंग करोगे तो कस्टम से कैसे क्लियर होगा, पहले इंडिया के कस्टम से क्लियर होगा, फिर जब वहां पहुंच जाएगा दूसरी कंट्री में तो उस कस्टम से क्लियर होगा, वहां पर क्या कंप्लायंसेस लगेंगे, लोग नहीं है अवेयर उस बात से, वहां लोग फंस जाते हैं। तो ये जो भी चैलेंजेस हैं, ये एक वो तैयारी है या जो आपका क्वेश्चन था इसका वो आंसर है कि ये मेन फियर्स हैं या जो क्वेरी करते हैं उस पर्टिकुलर, जब हम वेबिनार कर रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेरी सबसे ज्यादा होती हैं कि हमें ये बताओ कि ये कैसे सॉर्ट होने वाला है। अच्छा, मैं भी अमेरिका कभी नहीं गया, या मुझे मेरे जैसे जिन लोगों को मैं एजुकेट करना चाहता हूँ, जिनको मैं बताना चाहता हूँ कि अपना बिजनेस कैसे शुरू करना है, ई कॉमर्स की जब हम आज बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मैंने चलो 3 देश पिक कर लिए, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, या और भी जापान हो गया। मैं वहाँ कभी नहीं गया, मुझे कैसे पता होगा कि उस देश में किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है जो इंडिया प्रोड्यूस करता है या इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स के पास सस्ते उसमें मिल जाएंगे और मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ये हम कैसे इसका आकलन करते हैं? इसका जवाब 2 तरीके से। जो प्राइमरी मार्केट्स हैं ग्लोबल सेलिंग में, यूएस, कनाडा, यूके, मैं भी कभी नहीं गया, बट हमारी कंपनी का जो टर्नओवर है इन टर्म ऑफ जो हमारे सेलर्स का टर्नओवर है वो $2-2.5 लाख से ज़्यादा का है मंथली, सब कुछ मिला के। हम भी कभी नहीं गए। दूसरा एक सवाल आंसर करने से पहले कि मैं नोएडा में बैठा हूँ, हमारे देश में अलग अलग रीजन है, अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रोडक्ट की डिमांड रहती है। ये प्रोडक्ट साउथ में बहुत चलता है। अगर ये प्रोडक्ट आपको पता हो क्या है, ये प्रोडक्ट बेसिकली आपकी टैनिंग को हटाने के लिए है, इंस्टेंटली रिमूव कर देगा। आप 10 दिन धूप में घूमे हो, आप अभी लगाओगे वो आपको एकदम व्हाइटनिंग कर देगा। ये क्लेम हम अभी नहीं करते। नहीं, ये सिर्फ एक, मैंने इसलिए नाम नहीं बताया प्रोडक्ट का, मैं बस ये बता रहा हूँ कि किसके बारे में प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट उस जगह जहां ज्यादा चलता है जहां गर्मी बहुत है, धूप बहुत है, या बहुत सारे प्रोडक्ट एक क्लेम करते हैं कि भाई मान लो पाउडर है कि ठंडा फील कराएगा जहां गर्मी पड़ती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि मुझे अगर ये देखना है कि चेन्नई में कौन सा प्रोडक्ट फिट होगा, उसके लिए भी तो मुझे यहीं बैठ के रिसर्च करनी पड़ेगी। उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं। पेड टूल में अगर आप जाओगे तो हीलियम 10, जंगल स्काउट जैसे पेड टूल्स हैं जिनका मंथली जो सब्सक्रिप्शन है विच इज अराउंड $100 या उससे भी ज्यादा होता है। वो टूल आपको एक एक प्रोडक्ट, एक एक कॉम्पिटिटर, एक एक जियोग्राफिकल लोकेशन की जानकारी दे देंगे कि क्या सेल हो रहा है। मान लो यूएस के टेक्सास में स्टेट में क्या सेल होता है वो मुझे पता चल जाएगा। तो हम पेड टूल्स का यूज कर सकते हैं। प्लस अगर आप अमेजोन भी स्क्रॉल करोगे तो अमेजोन पे जब आप देखोगे कि कौन सा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो क्या प्रोडक्ट सेल हो रहा है और हमारे पास क्या प्रोडक्ट है उसकी जानकारी आपको अमेजोन के खुद के अपने फ्री टूल्स अवेलेबल हैं। वो चाहे रेवेन्यू कैलकुलेटर हो गया या उनका एक्सपोर्ट नेविगेटर एक सेपरेट टूल है, उसके जरिए भी आप ये एनालिसिस कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर कंट्री में क्या सेल हो रहा है। तीसरा आंसर ये कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को हमेशा बहुत प्यार मिलता है दूसरी कंट्रीज में। हमारा बहुत अच्छा नाम है, टचवुड, वो बहुत अच्छा है। लेकिन किस कैटेगरी में? कॉस्मेटिक में हमारे प्रोडक्ट्स बहुत हैं, न्यूट्री सप्लीमेंट्स या हेल्थ एंड वेलनेस में हमारे प्रोडक्ट्स बहुत हैं। अब होता क्या है, बहुत सारे प्रोडक्ट के इजाद हुए यूएस से कि एक हेल्थ एंड वेलनेस का प्रोडक्ट यूएस से शुरुआत हुई उसकी, बट आज की डेट में क्या हो रहा है कि लोग जो इंडिया में बड़े मैन्युफैक्चरर्स बैठे हैं यहां से बनवाते हैं। इनफैक्ट यूएस की कंपनीज इंडिया से बनता है, उनकी ब्रांड नेम में बनता है, यहां से एक्सपोर्ट होकर यूएस जा रहा है और फिर यूएस के ब्रांड के नाम से वापस इंडिया में आता है। तो चलो आपने ये बताया कि भाई इस देश में कौन से प्रोडक्ट इंडिया में जो बनते हैं वो शुरू हो सकते हैं। एक बहुत जेन्युइन सवाल जो मुझे समझ में आ रहा है कि जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, या कोई नीश सेगमेंट है जो थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, बट डिमांड कम है, मैं अगर नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ तो मुझे किस में पहले घुसना है? हमें उस प्रोडक्ट को पहले चूज करना है जिसकी सेल्स अभी कम है बट पोटेंशियल ज्यादा है। क्योंकि एक प्रोडक्ट जो आज की डेट में मान के चलो कि 50,000 यूनिट हर महीने सेल होता है, दैट मीन्स उस प्रोडक्ट में ऑलरेडी इतने बड़े प्लेयर बैठे हैं जिनके पास 70, 80, 90% मार्केट कैप्चर्ड है। आपके पास केवल 10% बचता है, यानी छोटे प्लेयर्स के पास 10% बचता है। अब हम बहुत बड़ा प्ले नहीं कर पाओगे। एक प्रोडक्ट ऐसा है जहां पर अभी सेल्स बहुत ज्यादा नहीं है, मान लो 1,000 यूनिट एक महीने में सेल होते हैं, बट पोटेंशियल है कि आने वाले महीनों में 20,000 भी होंगे। अब 1,000 में कोई भी बड़ा प्लेयर आपको नहीं मिलेगा,
सो दैट कि अगर आप उस सेगमेंट में एंटर करते हो जो अभी ग्रो हो रहा है, सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं पहुंचा, वहां पर सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि आप एक अच्छा बिजनेस बना पाओगे। अगर मैं इसको फिगर में कहूँ तो ई कॉमर्स के लिए मुझे ऐसी कौन सी समझ होनी चाहिए, जैसे शुरू में जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा कि आपको कम से कम जिस सेगमेंट में आप शुरू करना चाहते हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो चलो मैंने टॉय का एग्जांपल लिया कि मुझे टॉय समझ में आते हैं, मुझे उनकी मैन्युफैक्चरिंग समझ में आती है, जिस तरह के बनते हैं वो समझ में आता है। किसी को बिस्किट समझ में आते होंगे, किसी को हेल्थ प्रोडक्ट समझ में आते होंगे, किसी को किताबें समझ में आती होंगी, डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं। जब हम और बारीकी में जाते हैं तो मैंने जो डिफरेंट प्रोडक्ट चूज़ कर लिया, उसका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आपने बताया कि जो भी होगा वो आप दे देंगे। अब मैं इंडिया में सेल कर रहा हूँ तो मैंने अमेजोन का एक कमीशन दे दिया और लिस्टिंग के लिए मैंने फोटोग्राफी करा ली, वो सब करा लिया। मैं इंटरनेशनल मार्केट में गया तो आपने बताया कि इस सेगमेंट में पोटेंशियल ज़्यादा है, वहाँ पहुँच गए। अब मुझे ये समझना है कि क्या मुझे सारी जानकारी ई कॉमर्स की होनी ज़रूरी है या इसमें कोई और मेरी मदद कर सकता है ताकि मैं बिजनेस शुरू कर पाऊँ? जानकारी होना तो जरूरी है, मदद बहुत लोग कर सकते हैं। ड्रॉपसी कैसे मदद करेगा? ड्रॉपसी एक एग्रीगेटर है जो आपके और जिस ब्रांड के प्रोडक्ट आप सेल करोगे उसके बीच में ब्रिज का काम करता है। जो मैंने सही तरीका बोला था थोड़ी देर पहले कि जब हम ग्लोबल सेलिंग की बात कर रहे हैं तो ड्रॉपसी आपको ये बता रहा है कि सही तरीका क्या है। सही तरीके का नाम है ब्रांड रीसेलिंग, और वो आप FBA के साथ करोगे, उससे बेहतर कुछ है नहीं, राइट। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ब्रांड पिक करना चाहिए सेल्स करने के लिए? वही एक डर कि क्या वो सेल होगा कि नहीं होगा। तो ड्रॉपसी की अपनी जो रिसर्च की टीम है वो रिसर्च कर रही है कि कौन सा प्रोडक्ट इंडिया से पिक करना चाहिए जिसका पोटेंशियल दूसरे कंट्रीज में हो। जो डर एक सेलर को है, हम उस पर काम कर रहे हैं, हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। सेकंड कि अब ब्रांड तो आपने फाइनल कर लिया, बट क्या वो ब्रांड आपको परमिशन देगा? क्योंकि हर ब्रांड का अपना एक MOQ होता है कि वाई आई विल गिव यू द परमिशन टू सेल माई प्रोडक्ट। तो आप उनसे एक सर्टेन प्रोडक्ट बाय करोगे, उनका MOQ मैच करोगे, तो हर ब्रांड का अपना एक सर्टेन MOQ है। तो वो ब्रांड से आप कैसे कनेक्ट कर पाओगे? अब किसी भी बड़े ब्रांड का MOQ लाखों में होता है, बट क्या आप लाखों का रिस्क लेने के लिए आज तैयार हो? जब आप मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कि इतना प्रोडक्ट आपको खरीदना पड़ेगा मुझसे पहले, तब मैं आपको परमिशन दूंगा आप मेरे प्रोडक्ट सेल करने की। तो क्या आप खरीद पाओगे? वो रिस्क लेने को तैयार हो? वहां पर ड्रॉपसी आपकी हेल्प करता है। थर्ड कि जो हमने कंप्लायंसेस की बात की कि जब आपने आज एक ब्रांड फाइनल किया, प्रोडक्ट फाइनल किया, अब उस प्रोडक्ट को इंडिया से US पहुंचाने की बारी है। उस पहुंचाने की जर्नी में बहुत सारे कंप्लायंसेस आएंगे। कंप्लायंसेस प्रोडक्ट से रिलेटेड भी आएंगे कि प्रोडक्ट के लिए क्या सर्टिफिकेशन होने चाहिए। कंप्लायंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग भी आएंगे कि किस तरीके के कंप्लायंसेस आपको इंडिया से एक्सपोर्ट करने के लिए चाहिए, राइट। उसमें कौन हेल्प करेगा? ड्रॉपसी इज देयर। एंड एट द एंड जो चौथा सबसे बड़ा अश्योरेंस चाहिए होता है, शुरुआती सेल्स कैसे आएगी? शुरुआती सेल्स की मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि आपकी एक ही जिम्मेदारी है, सेलर की एक ही जिम्मेदारी है, वो है सेल्स पर काम करना। बट अगर उन्हें हम ये सपोर्ट भी दे दें कि भाई शुरुआती सपोर्ट में हम आपके साथ हैं, तो आपके लिए एक एंड टू एंड सोल्यूशन मिल जाता है ड्रॉपसी के रूप में कि आप एक बार ड्रॉपसी से कनेक्ट करते हो, आपको सेल करने के लिए प्रोडक्ट भी मिलता है, दैट इज जेन्युइन प्रोडक्ट विद ब्रांड ऑथोराइजेशन। आपको कंप्लायंस सपोर्ट भी मिलता है आपकी पूरी जर्नी को एग्जीक्यूट करने के लिए। एट द एंड आपको सेल्स सपोर्ट भी मिलता है। मान के चलो, मतलब ये हमारा जो सपोर्ट रहता है ये फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए रहता है। जब आप 3 महीने हमारे साथ इस पूरे प्रोसेस के जरिए गुजरोगे तो आप सीख लेते हो, समझ लेते हो, आपको हर एक स्टेप बारीकी से समझ में आ जाता है और फिर आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हो। बट समझना जरूरी है। अब मान लो आज एक कोई हमारे पास आएगा कि भाई हमें हमारे साथ ऑनबोर्ड करना है, शुरू करना है, तो पहले ऑनबोर्ड करना शुरू करना है, मतलब कौन आएगा? मतलब कोई एक सेलर जिन्हें हमारे साथ शुरू करना है, जिसका कोई प्रोडक्ट होगा वो आपके पास आएगा। जिनके पास प्रोडक्ट भी नहीं होगा बट जिन्हें शुरू करना है, बिकॉज प्रोडक्ट तो हमारे पास भी है। वही मैं जो बिजनेस करने की बात कर रहे हैं, भाई प्रोडक्ट तो हमारे पास भी है। हमारे पास वो लोग भी आते हैं जिनके पास अपना प्रोडक्ट है। देखो इसको ऐसे समझो, 2 सही तरीके मैंने शुरुआत में बताए थे सेल करने के लिए कि इधर आपके पास अपना प्रोडक्ट होना चाहिए, तो या तो आप मैन्युफैक्चरर होंगे या व्हाइट लेबलिंग करा रहे होंगे। इस तरीके से जब आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हो, उसका सेल्स टेक्निक, तरीका, एग्जीक्यूशन प्रोसेस सब अलग है, ठीक है। उसमें टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, आपका एफर्ट लगेगा, सालों लग सकते हैं एक ब्रांड को मार्केट में पिक होने में।
राइट। तो अगर आपके पास वो पेशेंस है, पैसा है लगाने को ब्रांड में, तो आप वो ऑप्शंस पिक करो। आपको चाहिए कि नहीं पहले मुझे बिजनेस बनाना है, राइट, तो आप एग्जिस्टिंग ब्रांड्स को पिक करो जो ब्रांड Amazon पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके पास रेटिंग्स भी हैं, रिव्यूज भी हैं, उनके मार्केट में बायर्स भी हैं, जो बात आपने भी बोली कि रेटिंग रिव्यूज मैटर्स। तो हम आपको वही प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हैं जिन प्रोडक्ट्स पर रेटिंग रिव्यूज हैं। तो आप पहले वो ब्रांड पिक करो हमारे जरिए, उनसे ऑथोराइजेशन लो और सेल करना शुरू करो। तो दिस इज अ वे। तो हमारे पास कोई भी एक इंडिविजुअल आया जिन्हें बिजनेस शुरू करना है, तो हम उन्हें प्रोडक्ट भी सजेस्ट कर रहे हैं, हम उन्हें एग्जीक्यूशन में भी हेल्प कर रहे हैं और बिजनेस बना के भी दे रहे हैं। बना के जो कंप्लायंस है सब कुछ मैं हेल्प कर रहा हूं। इंडिया के कंप्लायंसेस है या दूसरी कंट्री जो है उसके कंप्लायंसेस है, वो भी आप करेक्ट हम उनका हैंडल कर रहे हैं और उनको एक बिजनेस तक लेके जा रहे हैं, और उसके बाद वो जर्नी फिर अपनी आगे शुरू करते हैं। अब आती है प्रॉफिटेबिलिटी की बात। तो एक चीज तो हमारे जो दर्शक हैं उनको समझ में आ गई होगी कि कनाडा है, जापान है, ब्रिटेन है या फिर यूएस है, ऑफ कोर्स वहाँ से थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा है। जब हम इंडिया में बेचते हैं तो आपने वो रिटर्न वाली थ्योरी समझाई थी, और कई बार ऑर्डर डिलीवर नहीं होता, रिटर्न हो जाता है या सही पते पे नहीं पहुँचता, तो उसमें दिक्कत आती है। तो ऐसी स्थिति में हमें कितना मार्जिन किस प्रोडक्ट पर, या अगर प्रोडक्ट भी आप बहुत डीप जाना चाहें, तो मुझे जैसे जब भी मैं कहीं जाता हूँ, शूट करता हूँ किसी बिजनेस के बारे में, तो कोई भी सेलर जनरली यूजुअली बोलता है कि 30 to 40% मार्जिन होता है। मतलब मैंने 100 रुपये की कोई सामान खरीदा और 100 रुपये का खरीदा और 200 रुपये का बेच दिया, तो मैं 35% या 30% कमा रहा हूँ, यानी कि 60 रुपये 65 रुपये उस पर 200 रुपये में वो बचा लेता है। ऑनलाइन में, ई कॉमर्स में क्या ज़्यादा मुनाफा है या दुकान खोलने में ज़्यादा भलाई है? सी ऑफ कोर्स ऑनलाइन में प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं। मार्जिन डिपेंड करता है कि आप ग्रॉस मार्जिन कैलकुलेट कर रहे हो या नेट मार्जिन कैलकुलेट कर रहे हो। एक कंपैरिजन के जरिए मैं इंडिया और ग्लोबली मार्जिन को समझाने की कोशिश करता हूँ। इंडिया में एक प्रोडक्ट आप 1000 रुपीज़ का सेल करते हो, 1000 रुपीज़ का, अगर आप 30% प्रॉफिट भी बना रहे हो तो 1000 रुपीज़ का 30% कितना हुआ? 300 रुपये। अब 300 रुपये नेट मार्जिन की बात कर रहा हूँ, जिसमें प्रोडक्ट कॉस्ट आपने घटा दी, शिपिंग कॉस्ट आपने घटा दी, अमेजोन का कमीशन घटा दिया, एडवर्टाइजमेंट घटा दिया, या अदर कोई भी कॉस्ट जो रिटर्न आरटीओ आते हैं उसका एक सर्टेन परसेंटेज भी आपने लेस कर दिया, तो नेट मार्जिन बचा वो 30% आप कमा रहे हो। यानी आपने 300 रुपये 1000 रुपीज़ के प्रोडक्ट पे कमा लिए। अब अगर सेम प्रोडक्ट 1000 रुपीज़ का आप अगर यूएस सेल करते हो, देखो अमेजोन की कुछ प्राइमरी कंट्रीज हैं, यूएस, कनाडा, यूके, यूएई, वहां पर अगर आप वहां सेल कर रहे हो एटलीस्ट 3 to 4x में सेल होगा। ये एक बेसिक आइडिया के लिए मैं बता रहा हूँ। और वो जो आप बता रहे थे कि कैश ऑन डिलीवरी का तो चक्कर है ही, वहाँ प्रीपेड है, मतलब पैसे आपको जैसे ही ऑर्डर आएगा या डिलीवर होगा, किस स्टेज पे आते हैं? पेमेंट तुरंत आ जाता है, बट वो अमेजोन के पास सिक्योर रहता है। अमेजोन का अपना पेमेंट साइकिल है कि 15 डेज के बाद वो आपको रिलीज करते हैं, बट पेमेंट पहले आ गया, वहां पर आरटीओ रिटर्न के चांसेस कम हो जाते हैं। सो द पॉइंट इज, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, जब हम प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर जो प्रोडक्ट इंडिया में 1000 रुपीज का सेल हो रहा है, अगर आप एक आइडिया के लिए पकड़ो तो 3x या 4x में वो यूएस में सेल होगा। गुना 3 गुना में भी सेल हो रहा है, तो वो 3000 रुपए का सेल हो रहा है, राइट। अब अगर 3000 को आप डॉलर में कन्वर्ट कर लोगे तो अप्रोक्सीमेट मैं मान के चल रहा हूँ कि 30 to 35 डॉलर के बीच में वो सेल हो रहा होगा। मैं $30 पकड़ लेता हूँ कि $30 में सेल हो रहा है। अगर आप मान के चलो कि वहां पे आप 20% भी प्रॉफिट बना रहे हो नेट मार्जिन, इंडिया में 30 बना रहे थे आप, वहां 20 भी बना रहे हो, तो इंडिया में नहीं गैप कम नहीं, आपने 20% मार्जिन बनाया। $30 का 20% कितना हो गया? $6। और $6 को जब आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग 550 से 600 रुपए हुए। तो इंडिया में आप 30% कमा कर भी 300 रुपए कमा रहे थे, यूएस में आप वही प्रोडक्ट सेल करके 20% मार्जिन कमा के भी आप 600 रुपए कमा रहे हैं। आप कम से कम आधे, मतलब इंडिया से डबल कमा लिया आपने। 50% कहीं 30 का, मतलब इंडिया से आपने 100% ज्यादा कमा लिया ना सर भी। सी ये चक्कर है करेंसी का, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इंडिया में एक प्रोडक्ट पर आपने 30% मार्जिन बनाया, आप 300 रुपए कमा रहे हो। सेम प्रोडक्ट को आप $30 में सेल कर रहे हो, उस पर आप केवल 20% मार्जिन बना रहे हो, बस 20%, तो आपने $6 का मार्जिन बनाया यूएस में बेच के, और $6 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 550 से 600 रुपए, करेक्ट है। तो आपने सेम प्रोडक्ट यूएस में सेल करके 600 रुपए कमाए, जबकि वहां प्रॉफिट मार्जिन कम है। मैं कम जानबूझ के बता रहा हूं, जबकि वहां ज्यादा है। और सेम प्रोडक्ट जब आप इंडिया में सेल करो तो आपने 300 रुपए कमाए, तो कहां सेल करना बेहतर है? और जबकि डिलीवरी टाइम भी वही है, करेक्ट। तो हमने इन्वेस्टमेंट की बात की, हमने
प्रॉफिट मार्जिन की बात की, हमने लिस्टिंग की बात की, प्रोडक्ट सिलेक्शन की बात की। सर्टिफिकेशन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें मैं अगर आ रहा हूँ बिजनेस में या कोई आना चाहता है जो हमें देख रहा हो, तो वो कैसे शुरू करेगा? देखो, इंटरनेशनल ग्लोबल सेलिंग जब आपको करनी है तो अमेजोन की अलग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। अमेजोन ये कहता है कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो और आपके पास किसी भी तरीके का बिजनेस रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। माने आपके पास सिंपल आधार, पैन जैसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं तो भी आप कर सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रूल ये कहता है कि जब आप शुरू कर रहे हो, बिकॉज एक्सपोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं बार बार, तो एक्सपोर्ट में 2 तरीके की बिलिंग होती है, एक CSB4, एक CSB5। CSB बोले तो कमर्शियल शिपिंग बिल। CSB4 की बिलिंग का मतलब ही ये है कि आप अभी नए हो और आप एक शुरुआती तौर पर अपने बिजनेस को शुरू कर रहे हो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल ये कहता है कि जो भी आप शिपमेंट बनाओगे इंडिया से जो किसी दूसरी कंट्री में जाएगा, उस पूरे शिपमेंट का इनवॉइस वैल्यू INR 25,000 से कम होना चाहिए। ये थोड़ा सा इसको थोड़ा और बारीकी से बताएं कि 25,000 से कम होना चाहिए क्या? मान के चलो, मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि आप जो भी एक सेलर अभी शुरू कर रहा है उनके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं है, वो अभी देखना चाहते हैं कि भाई मुझे शुरू करना है तो मुझे अभी डॉक्यूमेंट्स के झमेले में नहीं पड़ना, तो क्या मैं कर पाऊंगा ग्लोबल सेलिंग टेस्टिंग पीरियड के तौर पर? तो जवाब है कि हाँ, क्योंकि आप अमेजोन पर अकाउंट बना सकते हो बिना डॉक्यूमेंट्स के। अब दूसरा क्वेश्चन है कि क्या आप शिपमेंट भी कर पाओगे, एक्सपोर्ट कर पाओगे? क्वेश्चन है हाँ, सॉरी जवाब है हाँ, एंड वो आएगा CSB4 बिलिंग के अंदर। अब जो भी आप प्रोडक्ट भेज रहे हो, मान के चलो आप बुक्स भेज रहे हो, आपके पास 50 तरीके की बुक्स हैं जो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो। 2 तरीके के रूल लागू होते हैं इस शिपिंग के अंदर कि उन 50 बुक्स का जो अमाउंट होगा, इनवॉइस वैल्यू, यानी जितने में वो सेल होंगे, तो हम डॉलर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे? करेंगे डॉलर के हिसाब से कैलकुलेट, बट उसे हम INR में कैलकुलेट कर रहे हैं। 25,000 से ज्यादा नहीं, 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्लस एक तरीके की बुक्स, यानी एक तरीके का SKU जो बात करते हैं कि एक SKU की जो क्वांटिटी है वो 25 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो, आप इंडिया से मल्टीपल टेस्टिंग शिपमेंट टू अदर कंट्री इन Amazon FBA सेंड कर सकते हो और टेस्टिंग फेज के अंदर अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे बिजनेस बड़ा करना है, तब फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए और उसके बाद आप बिलिंग करोगे CSB5 में। देखो, सारे डॉक्यूमेंट्स में मेरी ये बात है कि आपके पास सबसे पहले GST होना चाहिए, बिकॉज विदाउट GST आप एक्सपोर्ट कैसे कर पाओगे? तो GST जब आप ले लेते हो तो एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे प्राइमरी डॉक्यूमेंट है IEC, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, वो आपको लेना है। प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पोर्टल है जिसे आइसगेट कहते हैं। आइसगेट जो DGFT है उसके अंडर आता है, जहां से जो भी प्रोडक्ट आप शिप कर रहे हो और जो भी पेमेंट आ रहा है वो सब कुछ एक ही जगह से ट्रैक होता है। उसको ट्रैक करने के लिए जिस बैंक अकाउंट में पैसा आएगा उस बैंक से आपको AD कोड चाहिए, ऑथोराइज्ड कोड होता है एक बैंक का, वो बैंक इजीली दे देती है, जस्ट लाइक IFSC कोड, बट वो सबको नहीं मिलता। वो उसी काम शुरू करना चाहते हैं, जो इंटरनेशनल काम शुरू करना चाहते हैं, और वो भी आपको बैंक को बताना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा। मुझे कुछ इंटरनेशनल बैंक अकाउंट जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट ऐसा कुछ खुलवाना? नहीं, आप इंडियन आइडेंटिटी हो, आपके पास इंडिया में करंट अकाउंट है, जिस बैंक में आपका करंट अकाउंट होना चाहिए, करंट अकाउंट होना चाहिए, उस बैंक में आप जाओगे, उनको बोलो AD कोड चाहिए। इफ बैंक इज सेटिस्फाइड विद योर आंसर्स कि अच्छा आप सही काम कर रहे हो और आपका पैसा घूम के इंडिया में आएगा, वो आपको AD कोड दे देंगे। AD कोड के बाद आपको आइसगेट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जस्ट अ साइट। आइसगेट क्या है? आइसगेट एक पोर्टल है, अलग अलग पोर्टल होते हैं। किस चीज के लिए यूज होगा? ये जो जितने भी एक्सपोर्टर्स इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं उनकी डिटेल्स को ट्रैक करने के लिए कि उन्होंने कितना माल, कितने प्रोडक्ट इंडिया से लीगली, सारा लीगल ही है, कितना एक्सपोर्ट किया और उसके अगेंस्ट में पेमेंट आया कि नहीं आया। जैसे 2 मिनट इसको बहुत ध्यान से समझो। इसमें ऐसा है कि आपको के पास GST आ गई, करंट अकाउंट आ गया, उस बैंक से आपने AD कोड ले लिया, आइसगेट पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, उस रजिस्ट्रेशन में आपकी सारी डिटेल्स जाएंगी, बैंक अकाउंट नंबर भी जाएगा, वो AD कोड भी जाएगा, राइट। और उसके बाद कौन से पोर्ट से आप शिप करोगे, आप अगर सी पोर्ट से कर रहे हो तो मुंबई हो सकता है, चेन्नई हो सकता है, वहां से हो सकता है। आप अगर एयरपोर्ट से कर रहे हो तो दिल्ली हो सकता है, मुंबई हो सकता है, अहमदाबाद हो सकता है, जो जहां से भी एक्सपोर्ट होता है आप पोर्ट रजिस्ट्रेशन करोगे, कौन से पोर्ट से आपके शिपमेंट जाएंगे। अब बिलिंग होनी है आपकी CSB5 में, कमर्शियल शिपिंग बिल 5। अब मान के चलो कि आपने $1,000 की वैल्यू का शिपमेंट शिप किया। जब आप शिप करोगे तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बताना पड़ेगा कि ये शिपमेंट किसके पास जा रहा है, राइट। अमेजोन के केस में ये शिपमेंट अमेजोन जाएगा तो सेकंड पार्टी अमेजोन हो गया। क्योंकि आप प्रोडक्ट सेल करने के लिए जा रहे हो तो आपके पास एडवांस पैसा तो है नहीं,
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये रिकॉर्ड देना जरूरी है कि जितने अमाउंट का प्रोडक्ट हम देश से बाहर भेज रहे हैं उतना अमाउंट हमारे देश में आना चाहिए, वापस आना चाहिए। जब तक ये ट्रांजेक्शन क्लोज नहीं होगी तब तक वो ट्रांजेक्शन एक क्वेश्चन मार्क के घेरे में है और आपसे कभी भी इंक्वायरी बाय बैंक और बहुत बड़े केसेस में तो ईडी तक पहुंच जाती हैं, बातें हो सकती है। अब मान के चलो आपने $1000 की वैल्यू का आज शिपमेंट निकाला, जैसे ही आप शिपमेंट वहां डिलीवर हो जाएगा, कस्टम से क्लियर होगा, एक शिपिंग बिल, जिसको शिपिंग बिल कहते हैं, वो जनरेट होकर आपके पास आ जाएगा और वो शिपिंग बिल आपके आइस गेट में भी रिफ्लेक्ट होगा। गवर्नमेंट के पास भी उसकी डिटेल्स है कि ये शिपिंग बिल आया है, बैंक के पास भी उसकी डिटेल्स है कि आपने, हालांकि पैसा अभी नहीं आया क्योंकि वो तो अमेज़न के पास है, 15 दिन की साइकिल है जब वो रिलीज करेगा। करेक्ट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उसके लिए अलग अलग रूल है, मैं वही बता रहा हूं आपको। अब वो शिपिंग बिल आपको भी पता है, बैंक को भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है। आपके प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, किसी दिन एक प्रोडक्ट सेल होगा, किसी दिन 2, किसी दिन 10, किसी दिन 15, किसी दिन 20, आपके पास पेमेंट धीरे धीरे आएगा, राइट। तो साइकिल बन जाएगी। मान के चलो आपको 3 महीने बाद पता लगता है कि मेरा सारा पैसा आ गया। अब उसके लिए IFRC एक सर्टिफिकेट होता है कि इंटरनेशनल रेमिटेंस सर्टिफिकेट होता है, इनवर्ड सर्टिफिकेट, कि वहां से सारा पैसा आपके पास आ गया है, उसका सर्टिफिकेट आपको बैंक देगी क्योंकि बैंक में ट्रांजेक्शन आ रहा है। वो सर्टिफिकेट और शिपिंग बिल की कॉपी आप आइस गेट पर बैंक में सबमिट करते हो कि मेरे और ये सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है, कहीं नहीं जाना। वो आप सबमिट करते हो कि मेरा पैसा आ गया, वो ट्रांजेक्शन वेरीफाई होती है और वो क्लोज हो जाती है, राइट। अब यहाँ 2 क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ही वो क्लोज करोगे वो ट्रांजेक्शन आपकी क्लोज होगी क्योंकि गवर्नमेंट के मुताबिक जितने अमाउंट का आपने प्रोडक्ट भेजा वो पैसा आपके पास वापस आ गया। यहाँ 2 क्वेश्चन आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना टाइम दे रही है आपको उस शिपिंग बिल को क्लोज करने के लिए? आंसर है 9 महीने। तो आपके पास 9 महीने का टाइम, बहुत सारा टाइम, बहुत टाइम है। और इन सम सर्टेन केसेस वो टाइम इंक्रीज भी हो जाता है अप टू ईयर्स, कि भाई अभी कोई दिक्कत हो गई, नहीं सेल हो पाया, तो यू कैन राइट अ फॉर्मल लेटर टू द बैंक कि मुझे शिपिंग बिल क्लोज करने के लिए और टाइम चाहिए, तो बैंक आपको और टाइम दे देगी। दूसरा मेजर सवाल कि मैंने $1000 का प्रोडक्ट भेजा, पता चला कि मैंने अमेजोन पे प्रोडक्ट सेल करता हूँ, वहाँ सेल्स लगा दी, प्रोडक्ट मैंने डिस्काउंट्स में निकाल दिए, मेरा $1000 नहीं आया, तो क्या? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको रिबिट देती है कि जितने अमाउंट का इनवॉइस आप डिक्लेयर कर रहे हो वाइल डूइंग द शिपिंग एक्सपोर्ट, उससे ±25% भी अमाउंट आएगा तो भी कोई दिक्कत, तो भी एडजस्ट, वो एक्सेप्टेबल है रूल्स के मुताबिक। यानी कि 1000 का अगर 1250 भी आया तो भी चलेगा, और अगर 750 भी आए तो भी चलेगा, बिकॉज दे नो कि समटाइम्स वो महंगा भी सेल हो सकता है, समटाइम्स नहीं भी सेल हो सकता है। समटाइम्स ऐसा भी होगा कि जिस शिपिंग बिल में जो प्रोडक्ट गया है केवल 60-70% ही सेल हुआ, बाकी सेल ही नहीं हुआ, लेकिन एज पर रूल्स आपको पैसा तो चाहिए बैंक अकाउंट में, तो वो सब चाहिए। इनफैक्ट इस केस में कई सारे ऐसे एग्रीगेटर कंपनीज हैं, मैं यहाँ नाम तो नहीं लूंगा किसी का, जो एग्रीगेटर कंपनीज हैं जो आपको इंडियन आइडेंटिटी पर ही इंटरनेशनल बैंक अकाउंट ओपन करती हैं, और ये सारा सिनेरियो 1 क्लिक दूर है कि आप 1 क्लिक करोगे, जैसे ही रेमिटेंस आया आपका, आज क्रेडिट हुआ, कल आप वो अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करो, रेमिटेंस सर्टिफिकेट, और गवर्नमेंट को सबमिट कर दो। तो दैट इजी, मतलब मुझे आधा घंटे का यहाँ काम पे जब हम सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं ना, तो मुझे वो वाला दौर याद आ गया जब एग्जाम में कुछ पता नहीं होता था और लिखना पड़ता था कुछ भी, तो ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है। सामान बेचना मुझे थोड़ा इजी लग रहा है, जैसे मैं अभी नया हूँ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि सामान खरीदा, मैंने रखा ऑनलाइन, उसको वेबसाइट पे डाला, मेरे ऑर्डर आने शुरू हो गए, सेल हो गया। अब ये जो कागज पत्तरी का झंझट है, ये जितना आप मुझे सुनने में मुश्किल लग रहा है, ये इससे निपटना कितना मुश्किल है, उतना ही आसान है। और इसीलिए शायद ड्रॉपसी की जरूरत है लोगों को, क्योंकि जैसे आपको नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, और उसी क्यूरियोसिटी में वो कोई ना कोई गलती तो करते हैं और जहां जाके फंस जाते हैं। बट अगर आप एक ऐसी किसी ड्रॉपसी जैसी कंपनी के साथ काम कर रहे हो जो आपको क्लियर विजन बता रही है, पहले बता रहे हैं कि ये होगा, और फिर उस प्रोसेस के जरिए आप गुजरते हो। मैंने क्यों कहा कि हम फर्स्ट 3 मंथ में आपको उतना परफेक्ट कर देते हैं, बिकॉज यू नो कि अब क्या होने वाला है। तो जो भी मैं डॉक्यूमेंटेशन बता रहा हूँ, जस्ट वो इतना ही ईजी है जितना ईजी आजकल गवर्नमेंट ने जीएसटी लेना कर दिया है। नवंबर से एक बिल आया था, अमिटमेंट बिल, पहले जीएसटी लेने में 15-20 दिन लगते थे, अभी केवल 3 दिन लगता है। गवर्नमेंट का ऑफिशियल रूल है, कोई विजिट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, 3 दिन में जीएसटी आपको मिल जाएगा। तो अब वो उतना ही ईजी है। सर्टिफिकेट बनाओ, देखो कितना ईजी है, जीएसटी ले लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं हुई, जीएसटी आ गया तो बैंक अकाउंट ओपन करा लोगे, कोई दिक्कत। इसमें भी 3 दिन लग गए, जो आप बता रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी बैंक अकाउंट 2-3 दिन में खुल जाएगा। जैसे ही बैंक अकाउंट खुला, आप उसी बैंक से बात करो कि भाई मुझे एडी कोड चाहिए, वो तो दे दिया। एक अपने बैंक पे उनको अपने लेटर पे बस लिखना होता है कि ये एडी कोड है, हम इसको दे रहे हैं,
उन्होंने एडी कोड दे दिया। एडी कोड मिलने के बाद आईएस गेट का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है। सिंपल किसी चीज का रजिस्ट्रेशन, आप फेसबुक अकाउंट भी बनाते हो तो रजिस्टर तो करते हो, आपको आईएस गेट में सिर्फ डिटेल डालनी है, कंपनी का नाम क्या है, बैंक का नाम क्या है, एडी कोड क्या है, ये डाल दिया। आप डाल दोगे, विद इन 2-3 डेज वो वेरीफाई हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपको मेल आ जाएगा कि वेरीफाई हो गया है। जैसे वो वेरीफाई हो जाए, फिर जिस पोर्ट से आपका प्रोडक्ट शिप होगा वो तो आपको पता ही होगा। जैसे हमारे केस में मैक्सिमम प्रोडक्ट हमारे दिल्ली से शिप होते हैं। अब दिल्ली का कोड है INDEL4, हमने कोड डाला और एक दूसरी रिक्वेस्ट सबमिट करी कि जो हमने डॉक्यूमेंट दिए हैं, हमारा जो शिपमेंट है वो इस पोर्ट से निकलेगा। एक बार वो एक्सेप्ट हो गया, काम खत्म हो गया। आज आप शिपिंग करोगे तो शिपिंग के बहुत सारी कंपनीज और एग्रीगेटर इंडिया में मौजूद हैं। आप मैं नाम आगे नहीं ले रहा हूँ किसी का, बट बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तो आप जिस भी कंपनी के साथ शिपिंग करोगे वो आपके घर आएगा, आपको सब कुछ बताएगा कि आपके लिए इतना आसान है कि सर ये शिपमेंट है, कार्टन पैक्ड है, ओके दैट्स इट। एक लेबल निकलेगा, वो इनवॉइसिंग की कॉपी लेबल लगा देना है, दैट्स इट। कुरियर कंपनी वाला आएगा, आप इंडिया में जहां से भी हो वहां से पिक करके ले जाएगा। आपको एयरपोर्ट नहीं जाना, वो वहां से पिक करके ले जाएगा। ऑनलाइन सब कुछ वेरीफाई, आप ऑलरेडी डॉक्यूमेंट दे चुके हो, कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। कोई दिक्कत आएगी तो दे विल कोऑर्डिनेट। जैसे कि मैं कल की ही बात बताता हूँ, हमने कोई शिपमेंट भेजा, अब उन्होंने कल का, मैं आपको जैसे एक रियल एक एग्जांपल बताता हूँ कि कल एक मेल आया मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद ये दर्शक ने उसको ना समझ पाए, बट आई विल शो यू कि एक मेल आता है हमारे पास। साइलेंस क्रॉप कर देना एडिटर भैया। यस, बस एक मेल आता है हमारे पास कि हमने शिपमेंट किया कि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। ये शिपिंग कंपनी की तरफ से आया। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने शिपिंग कंपनी से बात की तो उन्होंने कहा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्रोडक्ट जा रहा है दैट कम्स इन डेंजरस कैटेगरी, तो आपको MSDS सर्टिफिकेट और नॉन DG सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी है कस्टम्स में। ये दोनों क्या है? जो इंग्रेडिएंट लिस्ट मैंने बताई थी, डिटेल्ड इंग्रेडिएंट लिस्ट वैसा है वो, और नॉन DG सर्टिफिकेट। जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट शिप करते हैं, उन प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्टिफिकेशन और जो भी कंप्लायंसेस होते हैं वो सब कुछ रेडी होते हैं। ये आपको कौन कंपनी देती है? ये जिस ब्रांड का प्रोडक्ट है वो ब्रांड देता है। वो हमारे पास रेडी थे, हमने मेल किए, उधर से वेरिफिकेशन आ गया, शिपमेंट तुरंत विद इन एन आवर क्लियर हो गया कस्टम्स। दैट्स इट, इतना ईजी है। तो जब हम यहाँ तक आ गए, अब हमें डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट कर ली। डॉक्यूमेंटेशन के बाद मुझे जो टेंशन हुई वो इससे हुई आपके कि भाई क्या क्या वो लगेंगे और कैसे इनको सबमिट करना पड़ेगा। पर ठीक है, आपने उसको बताया कि भाई ऑनलाइन सॉल्यूशन है, बड़ा आसानी से हो जाएगा। मैं अकेला हूँ और मैं ई-कॉमर्स में आना चाहता हूँ, तो हमने सारा एक प्रोसेस समझा। अब मुझे बताइए कि एटलीस्ट कितने लोग लगेंगे जिनको शायद मुझे सैलरी देनी पड़ेगी, या किसी से मैं पार्टनरशिप करता हूँ कि भाई ठीक है सैलरी लिए बिना काम करते हैं, तो कितना शुरू में 4 लोग, 3 लोग, 4 लोग, कितने से शुरू हो सकता है? अगर आप अकेले काम करना चाहते हो, एटलीस्ट 4 से 5 लोगों की टीम लगेगी। क्यों लगेगी? इधर वो सब आपको पता होना चाहिए, लीगल टीम, कंप्लायंसेस टीम अलग लगेगी आपके लिए, वो आप सोर्स करो क्या करो आपको पता है। आपके लिए एक पर्सन लगेगा जो आपके प्रोडक्ट की रिसर्च करेगा, प्रोडक्ट बताएगा कि क्या सेल होना है। एक आपको लगेगा जो आपके अकाउंट को मैनेज करेगा, सेल्स पर काम करेगा, एडवर्टाइजमेंट रन करेगा। एक आपको लगेगा वो सारे ऑपरेशंस देखेगा कि प्रोडक्ट टाइम पे पहुंच गया नहीं पहुंचा, कस्टमर की क्वेरीज आ रही है कि नहीं आ रही है, एक वहां पर भी लगेगा। आप तो मैनेज करोगे तो आपको तो लगेगा ही, बट अगर आप ड्रॉपसी के साथ करोगे आपको कोई नहीं लगने वाला। यू द वन इंडिविजुअल, आप अकेले अपने बिजनेस को शुरू ही नहीं, मतलब करोड़ों तक की सेल्स आप अकेले लेके जा सकते हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। बिकॉज हम सिंगल हैंडेडली कितने 100 लोग, मतलब हमारे पास आज की डेट में 500 से ज्यादा सेलर्स हैं, सबके लिए हम सिंगल हैंडेडली वो सॉल्यूशंस दे रहे हैं। बिकॉज वी हैव अ टीम जो ये सॉल्यूशंस दे रही है। बिकॉज सबके लिए अलग सॉल्यूशन तो चाहिए नहीं, एक ही सॉल्यूशन है, बस बताना है। तो हमारे साथ काम करोगे तो सिर्फ आप अकेले ही काफी हो। अकेले करोगे, आई डोंट नो 4 भी लगे और 5 भी लगे। तो जो आज हमने बात समझी है वो पूरे ई-कॉमर्स बिजनेस पे थी। ड्रॉपसी के फाउंडर हैं दया, उन्होंने हमें बहुत डिटेलिंग में जानकारी दी है। ऐसी जानकारी आपको इंटरनेट पे शायद ही मिलेगी। आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके दिमाग में भी शायद ये सवाल आ सकता है कि मैं कल से ही ड्रॉपसी के साथ जुड़ जाता हूँ। तो अगर किसी को ड्रॉपसी के साथ जुड़ना हो तो उसे करना क्या है, कैसे आप तक अप्रोच आएगी? सिंपल, हमारी आप वेबसाइट विजिट करो, thedropsy.com हमारी वेबसाइट है। वहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, हमारे कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं जो ऑलरेडी आप देख सकते हो। आप कनेक्ट करो हमारी बिजनेस टीम से, समझो पहले उनसे कि करना कैसे है, पूरा प्रोसेस होगा कैसे, उसके बाद हमसे ज्वाइन करो। हमारे एवरी वीक ऑनलाइन सेशन होते हैं, वेबिनार।
आप वो ज्वाइन करो। हमारे ऑफलाइन इवेंट्स होते हैं, मेनली इवेंट अगर मैं अपने लोकल में बात करूं तो हम IIT दिल्ली में करते हैं, बिकॉज हम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप हैं। तो IIT दिल्ली का जो इंक्यूबेशन सेंटर है वहाँ से हमें वहाँ अलाउड है अपने इवेंट करना, तो वहाँ पर इवेंट करते हैं। हम डिफरेंट प्लेसेस पर जाकर भी इवेंट करते हैं। रिसेंटली वी वेंट टू गुजरात, सूरत में थे हम लोग 3 दिन तक। उससे पहले हम रायपुर में थे। एक मैं आप ही के शो पे अनाउंस कर देता हूँ दैट ऑन इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर कहीं वी अगेन गोइंग टू सूरत, और सूरत में हमारा एक अगेन इवेंट होने वाला है। तो कोई भी अगर ये देख रहा है शो, जो भी देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो हमसे मिलने या हमसे पर्सनली हमारे इवेंट को अटेंड करने सूरत आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। सितंबर के फर्स्ट वीक में होगा, प्रोबेबली शायद 6 तारीख की डेट है। तो वो हम ये ऑफलाइन इवेंट्स भी कर रहे हैं। विजिट करनी हो तो कैसे आप उसको कहाँ बुलाएंगे और कैसे बात करते हैं? अभी जहां हम बैठे हैं हमारा ऑफिस है और नोएडा एक्सटेंशन, नोएडा के अंदर NX1 बिजनेस पार्क है, जिसकी एड्रेस आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाता है। आप हमारे सोशल चैनल्स को, मेरा पर्सनल या हमारी कंपनी के सोशल चैनल्स इंस्टाग्राम और यूट्यूब को भी विजिट कर सकते हो और कनेक्ट करके इजीली आ सकते हो। हमारे पास जो देखो, आसाम से हमारे पास लोग आए हैं, वेस्ट बंगाल से हमारे पास लोग आए हैं, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई। मुझे लगता है कि इंडिया का कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ से अब तक हमारे पास स्पेशली लोग सिर्फ ये मिलने कि शुरू करना है, एक बार आके मिल लेते हैं, ना आए हों। हमारे पास ब्रांड्स ऑल ओवर इंडिया से हैं। मतलब मैं अगर ब्रांड्स की लिस्ट यहाँ बोलने लग जाऊंगा तो शायद अगले 10-15 मिनट में ही बोलूँ, लेकिन ऑल ओवर इंडिया से ब्रांड्स हैं हमारे पास। वो कोई मुंबई बेस्ड है, कोई कलकत्ता बेस्ड है, कोई चेन्नई बेस्ड है, कोई दिल्ली बेस्ड है। तो ब्रांड्स भी हमारे पास हैं, सेलर्स भी हमारे पास पैन इंडिया से हैं। इनफैक्ट हमारे पास एक सेलर्स का ग्रुप US, ऑस्ट्रेलिया और UAE से भी है। ये 3 कंट्री ऐसे हैं जो आउट ऑफ इंडिया है, बट वहाँ से भी क्लाइंटेज हमारे पास काफ़ी है। तो आपको ई कॉमर्स का एक मोटा मोटी आइडिया लग गया होगा। बहुत ही अच्छा सेगमेंट है। मैं एक बार आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कितना इसमें पोटेंशियल है, कि 2030 तक का जो आकलन है इसके बढ़ने का वो कितना है। वो फिगर्स जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस बिजनेस में आपको आ जाना चाहिए। थोड़ी सी समझ, थोड़ा सा पैसा, थोड़ी सी डायरेक्शन, इन तीनों की ज़रूरत है। और ये तीनों अगर मिल जाते हैं तो आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, अपना कोई ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। अपना ब्रांड क्रिएट करते हैं तो उसे आप देश में नहीं, उसको विदेश में भी बेच सकते हैं। और इस सब में ड्रॉपसी आपकी मदद करता है। दया ने सारी डिटेल्स उसकी दे दी हैं। मेरा जो चैनल है उस चैनल पर मैं बिज़नेस के वीडियो बनाता हूँ और इसमें कोई ऐसी ज्ञान वाली बात नहीं होती कि मैं सिर्फ ChatGPT से या ChatGPT नहीं कहूँगा, मैं AI कहूँगा। AI से पढ़ के मैं आ गया और मैंने उसको बता दिया। मैं उन लोगों के पास जाता हूँ जिनको इस बिज़नेस का, उस बिज़नेस से जुड़े काम का अनुभव है, रियल अनुभव है। दया इस सेगमेंट में कई सालों से काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप पे पहले काम किया है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें अपना प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच। और काम शुरू करें, पैसे कमाएं, एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच।